हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रहार जीएस। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री को जब हम पढ़ते हैं तो हमारा सबसे पहला स्टेप होता है कि देखते हैं कि इसकी शुरुआत हम कहाँ से करें। इसकी शुरुआत जो होती है वो होती है यूरोपीय कंपनियों के आगमन से। यानी कि यूरोप के कुछ कंपनी थे, यानी कि व्यापारी थे, व्यापारी लोग मिलकर कंपनी बनाए और वो कंपनी भारत की तरफ व्यापार करने के लिए आती थी और फिर भारतीय टेरिटरी पर, भारत के क्षेत्रों पर वो कब्जा करना शुरू करती थी। तो इसी चीज़ को हमको मॉडर्न हिस्ट्री में पूरा फुल डिटेल में पढ़ना है। तो मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत हम लोग करेंगे यूरोपीय कंपनियों के आगमन से, लेकिन उससे पहले आपको वर्ल्ड मैप को समझना बहुत ज़रूरी है। आप वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो लगभग इसी टाइप का मिलेगा। पूरा महादेश, पूरे विश्व में 7 बड़े महादेश हैं और उस महादेश के अंतर्गत छोटे छोटे देश हैं। तो सबसे पहले हम लोग वर्ल्ड मैप को समझेंगे। आप वर्ल्ड मैप में इस साइड आएंगे, पश्चिमी साइड में, तो यहाँ देखेंगे सबसे ऊपर ये नॉर्थ अमेरिका है, इसके नीचे साउथ अमेरिका, और उसके बाद ये है अफ्रीका महादेश। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महादेश है अफ्रीका। और ये जो सबसे छोटा आपको दिख रहा है ये है ऑस्ट्रेलिया महादेश। अब ये बड़ा वाला जो हिस्सा देख रहे हैं, एक पूरा ज़मीनी हिस्सा, इसमें 2 महादेश हैं, एक यूरोप इस साइड और इस साइड है एशिया। यूरोप और एशिया के बीच में जो क्रॉस लाइन देख रहे हैं, दरअसल ये एक पर्वत है, इसका नाम है यूराल पर्वत। हमने यहाँ पर नोट किया यूराल पर्वत। यूराल पर्वत यूरोप को एशिया से अलग करती है। यानी कि एक साइड यूरोप, यूराल पर्वत के उस साइड यूरोप है और इस साइड एशिया महादेश है। अब क्या है कि बात करना है यूरोपीय कंपनियों के आगमन का, तो सीधा रिलेट करेंगे यूरोप और एशिया को, तो हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर यूरोप है। शुरू में क्या हुआ, यूरोप की कंपनी जो भारत की तरफ आती थी तो यहाँ यूरोप से वो निकलती थी और ये सीधा इस क्षेत्र में चली जाती थी। ये जो आप खाली हिस्सा देख रहे हैं ये है मेडिटेरियन सी, इसको कहते हैं भूमध्य सागर। यहाँ हम इसको नोट कर रहे हैं, भूमध्य सागर। यूरोप की कंपनी, यहाँ से यूरोप के व्यापारी निकलते थे, भूमध्य सागर में आते थे। यहाँ पर इनका शिप होता था, ये अपने शिप में सामान वगैरह को लाद कर और इस भूमध्य सागर को क्रॉस करते हुए, ये जो आप ब्लैक पट्टी देख रहे हैं ये एक ज़मीनी हिस्सा था, अफ्रीका और एशिया से सटा हुआ हिस्सा, ये ज़मीनी हिस्सा था। इस ज़मीनी हिस्से के पास आने के बाद शिप को खाली किया जाता था। शिप को खाली करके उनके पास उस समय जो भी साधन उपलब्ध थे, बैलगाड़ी, इसके अलावा जो भी है, उसमें फिर सामान को लादकर और इस पूरे एरिया को क्रॉस करके और इस क्षेत्र में आते थे। ये जो आप पट्टी देख रहे हैं बीच में, एक इधर एशिया की है और इधर अफ्रीका के बीच में जो खाली पट्टी है इसको कहते हैं लाल सागर। और फिर लाल सागर में इनका एक दूसरा शिप होता था, उस शिप में सामान को लादकर और वापस क्या करते, इसी रास्ते से होते हुए और इधर क्रॉस करके ये इधर चले आते थे। तो ये जो रास्ता क्षेत्र है इसको कहते हैं फारस की खाड़ी। अब खाड़ी से एक बार समझेंगे कि लैंड एरिया में जब बहुत अंदर तक पानी चला जाए तो उसको खाड़ी कहते हैं। यानी कि ज़मीनी हिस्सा, ये देखिए इस साइड ज़मीनी हिस्सा और इस साइड भी ये ज़मीनी हिस्सा, बीच में क्या है कि बहुत अंदर तक पानी चला गया तो इसको खाड़ी कहते हैं और इसका नाम है फारस की खाड़ी। फारस की खाड़ी। तो फारस की खाड़ी में आने के बाद व्यापारी यहाँ शिप से अपना सामान उतारकर और एशिया में एंटर कर जाते थे और हर जगह अपना व्यापार एशिया की तरफ करते थे, भारत की तरफ भी आते थे। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि इनके पास एक सुलभ रास्ता यही था कि जो यूरोप से निकलेंगे भूमध्य सागर को क्रॉस करते हुए और यहाँ पर अपना शिप खाली करेंगे। शिप खाली करने के बाद फिर वापस अपना सामान किसी बैलगाड़ी या फिर जो भी उनके पास साधन मौजूद था उससे वो लाल सागर के पास लाते थे और लाल सागर से ये सीधा फारस की खाड़ी में आते और फारस की खाड़ी से ये एशिया में प्रवेश कर जाते। यानी कि इनका एक रास्ता था और इसी से ये व्यापार करते थे। लेकिन एक घटना ये हुई कि एक समय ऐसा आया कि इटली का एक छोटा सा शहर था वेनिस। आप इसको याद रखिएगा, ये बीच में लाल सागर है। तो इटली का एक छोटा सा शहर है वेनिस। वेनिस के व्यापारी बहुत समृद्ध थे और वो काफ़ी ज़्यादा अमीर भी थे। वेनिस वालों ने क्या किया, इस लाल सागर के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। लाल सागर यहाँ लिख रहे हैं, और किसका कब्जा हो गया, वेनिस का। लाल सागर के क्षेत्र पर वेनिस वालों ने कब्जा कर लिया। क्यों, वेनिस वालों का मानना था कि जो पश्चिमी यूरोप के देश हैं जो सबसे अधिक व्यापार करने पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, जैसे 2 देश थे पश्चिमी यूरोप के,
एक पुर्तगाल और एक स्पेन, पुर्तगाल नीचे और स्पेन ऊपर था यहाँ। तो ये दोनों देश व्यापार जो था बहुत तेज़ी से कर रहे थे और इनका व्यापार बहुत फल फूल रहा था। इससे काफ़ी ज़्यादा इटली के जो छोटा शहर, इटली का छोटा शहर है वेनिस के व्यापारी परेशान थे। तो इन्होंने क्या किया, लाल सागर के क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लिया। इनका मानना था कि अब जो पश्चिमी यूरोप के जो देश हैं वो व्यापार करने के उद्देश्य से आएंगे तो उनको हम यहाँ पर रोक देंगे, उनको आने नहीं दिया जाएगा। तो ओवरऑल ये हुआ कि जब वेनिस वालों ने लाल सागर पर कब्जा कर लिया तो रास्ता ब्लॉक हो गया। तो एक रास्ता यहाँ ब्लॉक हो गया। उसके बाद उसी टाइम तुर्की फारसी आपस में लड़ने लगे और उन्होंने फारस की खाड़ी को ब्लॉक कर दिया। फारस की खाड़ी पर उन लोगों ने कब्जा कर लिया, तुर्कियों ने, फारसियों ने फारस की खाड़ी पर कब्जा कर लिया। तो मतलब पहले लाल सागर ब्लॉक हुआ, उसके बाद फारस की खाड़ी भी ब्लॉक हो गई, यानी कि ये रास्ता भी ब्लॉक हो गया, ये रास्ता भी ब्लॉक हो गया। जब दोनों रास्ता ब्लॉक हो गया तब क्या हुआ कि पुर्तगाल के जो राजा थे, पुर्तगाल और स्पेन, उन्होंने अपना एक एक आदमी स्पॉन्सर किया कि भाई तुम जाओ बाहरी दुनिया और भारत पहुंचने का या फिर एशिया में एंटर करने का नया रास्ता खोजो। तो उसी क्रम में क्या हुआ कि सबसे पहले यूरोप से एक व्यक्ति निकला, उसका नाम था बार्थोलोम्यू डियाज। यूरोप से एक व्यक्ति निकला नया रास्ता खोजने के लिए, क्योंकि ज़रूरी भी था। लॉजिकली लोग यहाँ से व्यापार करते थे और इतना व्यापार कितना महंगा होता होगा। भूमध्य सागर में आने के बाद यहाँ शिप को खाली करना, फिर दूसरे शिप में सामान को लादना, तो इस क्रम में बहुत सारा सामान टूट भी जाता होगा और उसका सारा कॉस्ट प्राइस जो सामान बचा हुआ होता होगा उस पर लगाते होंगे। फिर भी लोग इसी रास्ते से व्यापार करते थे। तो फाइनली वेनिस वालों ने लाल सागर पर कब्जा करके इस रास्ता को ब्लॉक किया और इधर तुर्की और फारसी ने ब्लॉक कर दिया। और एक और घटना हो गई 1453 में कि यूरोप का पूर्वी क्षेत्र, यानी कि इस साइड का जो क्षेत्र था पूर्वी क्षेत्र, उसको कहते थे कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया पर 1453 में कुस्तुनतुनिया पर अरबों ने आक्रमण करके उसको अपने कब्जों में ले लिया। अरबों ने आक्रमण करके उसको अपने कब्जे में ले लिया। तो फाइनली ये रास्ता भी ब्लॉक हो गया। भूमध्य सागर में आने में भी परेशानी होगी यूरोप वाले को। तब इसके बाद जो है नए मार्ग की खोज हुई, भौगोलिक खोज की शुरुआत हुई और यहाँ यूरोप के क्षेत्र से एक व्यक्ति निकला 1487 में, उसका नाम था बार्थोलोम्यू डियाज। और वो यहाँ अटलांटिक महासागर को क्रॉस करते हुए और ये नीचे यहाँ तक आया। इस जगह को कहते हैं आसा अंतरिप। अफ्रीका का जो लास्ट टिप है इसको आसा अंतरिप कहते थे। तो बार्थोलोम्यू डियाज यहाँ से चला यूरोप से और इसी को क्रॉस करते हुए आसा अंतरिप तक आया 1487 में। इसको हम नोट डाउन कर रहे हैं। 1487 में बार्थोलोम्यू डियाज, ऑस्ट्रेलिया को मिटा दे रहे हैं। 1487 में बार्थोलोम्यू डियाज अटलांटिक महासागर को क्रॉस करते हुए और नए मार्ग की खोज पर निकले। लेकिन वह अफ्रीका के लास्ट ट्रिप जिसको आसा अंतरिप कहते हैं, आसा अंतरिप तक आने के बाद उनको इस तरफ जब उन्होंने देखा तो उनको लगा कि पूरा पानी ही पानी है, इधर जाना ठीक नहीं है। तो इनको लगा कि इधर कुछ है ही नहीं तो फिर हम क्यों आएंगे इधर। तो ये वापस चले गए इसी रास्ते से, जहाँ से आए थे वहीं से वापस चले गए। लेकिन एक नया रास्ता खोज हो गया कि अफ्रीका के लास्ट ट्रिप तक जो जाया जा सकता है और इस रास्ते का नाम हुआ केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप, इस रास्ते का नाम हुआ केप ऑफ गुड होप। सवाल में भी पूछा जाता है केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की? बार्थोलोम्यू डियाज ने। और कब की? 1487 में। इसके बाद क्या है कि व्यापार के उद्देश्य से जो सबसे ज़्यादा समृद्ध देश थे यूरोप के, स्पेन और पुर्तगाल, उसके राजा ने अपना एक एक आदमी स्पॉन्सर किया कि भाई तुम जाओ और बाहरी दुनिया जाने का नया रास्ता खोजो। तो इस तरह से क्या हुआ कि सबसे पहले स्पेन के एक नाविक निकले, कोलंबस। स्पेन के नाविक यहाँ से निकले कोलंबस भारत की खोज के लिए। और ये बीच का जो क्षेत्र देख रहे हैं ये अटलांटिक महासागर है और इसका शेप है एस टाइप का। सवाल में भी पूछा जाता है कौन सा ऐसा महासागर है जिसका शेप, आकार जो है एस टाइप का है, तो वो है अटलांटिक महासागर। और इसी अटलांटिक महासागर को क्रॉस करते हुए कोलंबस जो है सीधा पहुंच गए नॉर्थ अमेरिका और ये पहुंचे 1492 में। आप याद रखेंगे स्पेन के निवासी थे कोलंबस,
कोलंबस नए मार्ग की खोज पर निकले थे, लेकिन वह अटलांटिक महासागर को क्रॉस करते हुए नॉर्थ अमेरिका पहुंच गए। जब वो नॉर्थ अमेरिका पहुंचे तो उनको लगा कि हमने भारत की खोज कर ली है, और उसने इस तटवर्ती इलाके यानी कि जो समुद्र से लगा हुआ नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है, तटवर्ती इलाका, इस तटवर्ती इलाके में रहने वाले जो नए प्रजाति थे उनको उन्होंने रेड इंडियन कहा कि ये लोग, इनका नाम दिया रेड इंडियन। तो आप इसको भी याद रखेंगे कि नॉर्थ अमेरिका के तटवर्ती इलाके में रहने वाले प्रजाति को रेड इंडियन किसने कहा? कोलंबस ने कहा। कोलंबस स्पेन के निवासी थे और ये भारत आने के लिए मार्ग खोजने के लिए निकले थे, लेकिन यह अटलांटिक महासागर को क्रॉस करते हुए 1492 में नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका पहुंच गए। इसके बाद पुर्तगाल के राजा थे हेनरी, उनका नाम था हेनरी, उनको द नेविगेटर के नाम से जाना जाता है। हालांकि हम जितना आपको कहानी बता रहे हैं उसका जो हमारा अगला आएगा क्लास, उस क्लास में हम लोग उसका पूरा जो है डिटेल लेकर आएंगे और उसको आप लिख सकते हैं कॉपी पे। तो अभी फ़िलहाल क्या है कि कहानी को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो अगर सुना सुनाया कहानी रहता है तो फिर याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होता। तो पुर्तगाली जो थे, पुर्तगाल के शासक थे हेनरी, और इन्होंने अपना एक व्यक्ति स्पॉन्सर किया, उसका नाम था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा निकले भारत की खोज के लिए। तो यहाँ तक का तो रास्ता पहले खोजा हुआ था बार्थोलोम्यू डियाज के लिए। तो वास्को डी गामा यहाँ से पुर्तगाल से निकले और इसी रास्ते को उन्होंने भी पकड़ा जिसकी खोज बार्थोलोम्यू डियाज ने की। इसका नाम था केप ऑफ गुड होप, और इसके पकड़ते हुए और ये यहाँ पहुँच गए अफ्रीका के लास्ट टिप पर। इसको कहते हैं आशा अंतरिप। आशा अंतरिप पर आए वास्को डी गामा, उन्होंने भी इधर देखा, लगा पूरा पानी पानी, हर जगह पानी वाला क्षेत्र है, इधर जाना ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी वास्को डी गामा ने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई, वो थोड़ा आगे यहाँ से बढ़े। आगे जब थोड़ा बढ़े तो हिंद महासागर के क्षेत्र में जब वो पहुँचे, इसको मिटा रहे हैं, हिंद महासागर के क्षेत्र में जब पहुँचे तो उनको रास्ते में एक भारतीय नाविक मिला, उसका नाम था अब्दुल मजीद। और अब्दुल मजीद की सहायता से ये भारत के कालीकट बंदरगाह पर यहाँ पहुँच गए। चले थे पुर्तगाल से केप ऑफ गुड होप का चक्कर काटते हुए, और ये भारत के कालीकट बंदरगाह पर वास्को डी गामा पहुँचे, और वो डेट था 17 मई 1498। 17 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंच गए। वहां के स्थानीय राजा उस समय थे जमोरिन। यहाँ कालीकट केरल में पड़ता है। तो यहाँ के स्थानीय राजा थे जमोरिन ने वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया। स्वागत के बाद उनको व्यापार का परमिशन दिया। परमिशन मिलने के बाद वास्को डी गामा जो थे अपने हेक्टर नामक शिप में, उनके शिप का नाम हेक्टर था, जिस जहाज़ से वो आए थे उसका नाम हेक्टर था। तो वो हेक्टर नामक शिप से आए थे। तो जमोरिन से इनको व्यापार का जब परमिशन मिला तो इसी शिप में वो सामान यानी कि मसाला, काली मिर्च, ये सब लाद कर और वापस वो यूरोप की तरफ इसी रास्ते से चले गए। और जब यूरोप पहुँचे तो वहाँ वो सारा सामान बेचने के बाद उनको 60 गुना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। इसी प्रॉफिट को देखते हुए फिर एक पुर्तगालियों का दूसरा बेड़ा आया 1500 ईस्वी में। दूसरा बेड़ा आया 1500 ईस्वी में, और उस बेड़ा का जो प्रमुख था पेड्रो अल्वारेज, या फिर ये भी कह सकते हैं कि दूसरे पुर्तगाली के तौर पर आए पेड्रो अल्वारेज 1500 ईस्वी में। उसके बाद 1502 में वास्को डी गामा फिर आए। वास्को डी गामा क्योंकि प्रॉफिट जो था यहाँ के मसालों से का व्यापार करने पर उनको 60 गुना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था फर्स्ट टाइम आने के बाद। तो उसके बाद व्यापार का सिलसिला बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया। तो 1500 ईस्वी में पुर्तगाल के दूसरे पुर्तगाली वो पेड्रो अल्वारेज आए। फिर 1502 में वास्को डी गामा आए। तो इस तरह से क्या हुआ, पुर्तगाल और भारत के बीच नया रास्ता भी खोज लिया गया, व्यापारिक गतिविधि भी तेज़ हो गई। तो पुर्तगालियों ने अपना हिसाब किताब सही ढंग से रखने के लिए उन्होंने भारत में गवर्नर की नियुक्ति शुरू कर दी। अब क्या है कि पुर्तगालियों ने अपना गवर्नर जो है भारत में नियुक्त करना शुरू किए। तो सबसे पहला गवर्नर जो बना उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। आप याद रखेंगे, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ये 1505 से 1509 तक रहे। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जब आए भारत, तो इसने क्या किया, भारत के क्षेत्र, जैसे भारत जब ये पहुँचे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा गवर्नर, आप दक्षिण भारत का मैप देखेंगे तो इस टाइप का है, पेनिनसुलर एरिया, प्रायद्वीपीय भारत, इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी, नीचे इंडियन ओशियन, हिंद महासागर है।
तो जब फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आए तो उस समय भारत की स्थिति थी कि भारत में दिल्ली सल्तनत के पतन का समय था, यानी कि लोधी वंश के आसपास का समय था और उसके पतन का समय था। लोधी वंश बाहरी दुनिया से वो युद्ध कर रहा था और उतने मजबूत भी नहीं थे। तो इस कारण फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जब आए तो इनको कोई रोक नहीं पाया। सबसे पहला बात तो पुर्तगाली को कोई रोकने वाला था नहीं, और जब फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आए तो उसने सीधा यहाँ आने के बाद इतना तय कर लिया कि भारत के अंदर के क्षेत्र में हमको कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि अंदर क्षेत्र में जो भी शासक हैं वो कमज़ोर हैं। तो पुर्तगालियों ने, अल्मीडा ने क्या किया, बाहरी क्षेत्र पर कब्जा करना शुरू किया, जैसे हिंद महासागर के क्षेत्र पर, क्योंकि लॉजिकली है कि अब जब कोई आक्रमणकारी आएगा, अंदर का आदमी कुछ कर नहीं सकता, तो इसी रास्ते से आएगा हिंद महासागर के क्षेत्र पर से। तो पुर्तगाली अल्मीडा ने हिंद महासागर के क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी को चलाया। ब्लू वाटर पॉलिसी सवाल में भी पूछा जाता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी को किसने चलाया, तो वो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इस पॉलिसी के तहत उसने तय किया कि जो हिंद महासागर का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में सिर्फ पुर्तगाली व्यापार करेंगे। अगर किसी दूसरे देश का जहाज़ इस क्षेत्र से आता है तो पुर्तगाली उसको अपने कब्जे में ले लेंगे, उसको पकड़ लेंगे या फिर उसको लूट लेंगे। तो इस तरह से पुर्तगालियों ने हिंद महासागर के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। इसके बाद दूसरे गवर्नर आए, उसका नाम था अल्बुकर्क को इस चीज़ का बहुत फ़ायदा हुआ। अल्बुकर्क जब आए तो भारत का ये मैप है, यहाँ हिंद महासागर का क्षेत्र है। अब क्या है कि पहले गवर्नर जो आए थे वो हिंद महासागर पर कब्जा कर चुके थे, तो अल्बुकर्क जब दूसरे गवर्नर के तौर पर आए तो उनको इधर कब्जा मिला, उनको इधर अब कुछ करना है नहीं। तो आते आते उन्होंने क्या किया, भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा करना शुरू कर दिया, अंदर के क्षेत्रों पर, जहाँ पर कमज़ोर शासक थे उनको हराकर उनका क्षेत्र को छीन लेना, उनके शहर को छीन लेना, इस तरह का काम शुरू किया अल्बुकर्क ने। अल्बुकर्क आए 1509 में और 1515 तक रहे। अल्बुकर्क 1509 में आए, 1515 तक रहे, और उन्होंने बस जस्ट 1509 में आए और 1510 में उन्होंने गोवा के, यानी कि बीजापुर के शासक थे यूसुफ आदिल शाह, उनसे इन्होंने गोवा छीन लिया। गोवा का मैप जब आप देखेंगे तो ऊपर हिस्से में यहाँ जो दो लूप लाइन है, गुजरात का क्षेत्र है, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसी के नीचे गोवा है, गोवा के बाद कर्नाटक और सबसे नीचे केरल है। तो इसी गोवा को इन्होंने यूसुफ आदिल शाह से छीन लिया। इसका नाम था अल्बुकर्क। अब क्या है कि अल्बुकर्क ने गोवा के आसपास के क्षेत्रों में, गोवा के, जैसे गोवा यहाँ है तो गोवा के आसपास के क्षेत्रों में कब्जा करने के लिए वैवाहिक नीति को चलाया, यानी कि पुर्तगाली लोगों का जो विवाह है वो भारतीय स्त्री से करवाकर, और वो अपना पॉपुलेशन बढ़ाना चाहता है। जैसे कोई व्यक्ति अगर अपना पॉपुलेशन बढ़ाएगा तो उसको रहने के लिए थोड़ा ज़मीन चाहिए, तो इस तरह से उसके जो नए जनरेशन आएंगे फिर वो पॉपुलेशन बढ़ाएंगे, तो इस तरह से एक पूरा उनका गांव बन जाएगा। तो अल्बुकर्क ने भी यही दिमाग लगाया कि अगर हम अपना पॉपुलेशन बढ़ा लेंगे तो इस गोवा के आसपास का क्षेत्र हमारा हो जाएगा, और इस तरह से हमारा कब्जा जो है बेहतरीन तरीके से हो जाएगा भारत में, और उसके बाद यहाँ से हमको कोई उखाड़ के फेंक भी नहीं सकता है, भगा भी नहीं सकता है। तो इसलिए उसने मैरिज पॉलिसी को चलाया, वैवाहिक नीति को। लेकिन शुरू में मैरिज पॉलिसी जो था वो असफल हो गया, क्योंकि लॉजिकली भी आप सोच सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी बाहरी व्यक्ति से क्यों विवाह करेगा, कोई भी लॉजिक नहीं है बाहरी व्यक्ति से विवाह करने का। तो जब मैरिज पॉलिसी इसका फेल हो गया तो इसने भारतीय समाज में एक बहुत बड़ी समस्या, समाज की समस्या कहिए उसको या फिर उसको कुरीति कहिए, सती प्रथा, हमारे अपने यहाँ सती प्रथा थी उस टाइम, सती प्रथा का फ़ायदा उठाया। उसने क्या किया, क्षेत्र में जो सती प्रथा, उसके क्षेत्र में जहाँ पर उसका कब्जा था, उसने सती प्रथा को बैन कर दिया। अल्बुकर्क ने सती प्रथा को जब बैन किया तो जो स्त्री बच जा रही थी, अब उस स्त्री को कुछ लोभ लालच देकर पुर्तगाली लोगों से विवाह करवा दिया जाता था, और फिर वो अपना पॉपुलेशन बढ़ाकर और क्षेत्रों पर कब्जा करना शुरू किया, ताकि उनका गोवा के आसपास का क्षेत्र भी पुर्तगालियों का हो जाए। और इस तरह से टेरिटरी पर कब्जा करना जो शुरू किया अल्बुकर्क ने। लेकिन जब तीसरे गवर्नर नीनो डी कुन्हा आए तो वो थोड़ा आगे बढ़े, वो रुके नहीं। नीनो डी कुन्हा 1534 में कृष्णा बेसिन पर, यानी कि गोवा से ऊपर महाराष्ट्र के आसपास इन्होंने कब्जा किया, और उसके बाद 1535 में दीव पर, दीव केंद्र शासित प्रदेश है, और गोवा का जो दूसरा लूप लाइन है, आप दो इस तरह से टेढ़ा लाइन देख रहे हो, तो नीचे का जो लूप लाइन है वहीं पर दीव है। तो 1535 में दीप पर कब्जा किया, फिर 1559 में दमन पर कब्जा किया नीनो डी कुन्हा। तो ओवरऑल आप जब भारत का मैप आप देखेंगे तो कब्जा के क्रम में तो पुर्तगाली कोचीन में आए,
गोवा पर कब्जा किया, उसके बाद कृष्णा बेसिन पर कब्जा किया, उसके बाद दीव पर कब्जा किया, फिर दमन पर कब्जा किया। मतलब इस साइड का पूरा इलाका, पश्चिमी भारत का पूरा इलाका जो था इस पर पुर्तगालियों का कब्जा हो गया। और बाकी अब क्या है कि पुर्तगालियों के बाद डच आए थे, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि डच के आने के बाद उन्होंने किस किस क्षेत्र पर कब्जा किया और फिर अंग्रेज़ों की स्थिति क्या रही। तो हम लोग पुर्तगाली और डच, कल जो है पुर्तगाली और डच के बारे में पूरा फुल डिटेल में फिर से एक बार पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।